एक्सेल लर्निंग। तो आपको पता है कल जैसे हमारा बजट आ चुका है एंड ये हम लोग क्या देखने वाले हैं, पीआईबी आप देख सकते हैं। पीआईबी में जो हाइलाइट्स दी हुई हैं बजट की एंड इसके बाहर बहुत थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा जो आपको कवर करना पड़ेगा, अगर करना पड़ा तो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको इसके बाहर कुछ पढ़ने की, ठीक है। दिस इज ये यूपीपीसीएस का जो 2024 का स्टेट पीसीएस का प्री का एग्जाम होने वाला है। कोई भी स्टेट पीसीएस है यूपीएससी सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है किसने दिया है, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर की हमारी मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा लाया गया है आपका ये बजट है एंड इसकी पर्टिकुलर जो हाइलाइट्स है उसको अब हम लोग देख नाउ इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले पार्टी में देखते हैं बजट एस्टिमेट्स में क्या क्या आया है। टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, यानी अगर आप बोरोइंग जो हम लोग बोरो करते हैं लेते हैं पैसा, उसको हटा के कितना रिसिप्ट सरकार ने लिया है, तो दैट इज 32.07 लाख करोड़ में। तो ठीक है, तो जो फिगर हमको देखेंगे यहाँ पर हम मेनली लाख करोड़ में, तो ध्यान रखिएगा दैट इज 32.07। एक्सपेंडिशन टोटल खर्चा कितना हुआ है 48.21 का। नेट टैक्स रिसीव्ड यानी टोटल हमने टैक्स से कितना रिसीव किया है 25.83 लाख करोड़, काफी अच्छा अमाउंट है। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितना है 4.9% देखने को मिल रहा है। किस चीज का, जीडीपी का, यानी जीडीपी के परसेंट के रूप में आपको कितना देखने को मिल रहा है, फिस्कल डेफिसिट 4.9% है। गवर्नमेंट का बेसिकली मेन एम क्या है कि जो डेफिसिट है हमको किसके नीचे लेके आना है 4.5% के, तो ये हमारा अगले साल तक का टारगेट है। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कई बार ट्रेंड पूछ लेता है, तो महंगाई आपकी कैसी है, लो है, काफी कम है, स्टेबल है एंड हम लोग 4% का जो टारगेट है, रिमेंबर ना हमारा 4% का टारगेट जो आपकी आरबीआई सेट करती है उसके पास में है। फिर कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, उसका परसेंटेज कितना है 3.1%। ना दो तरीके के इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलते हैं। कोर इन्फ्लेशन में हम लोग फूड और फ्यूल के प्राइस इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फूड और फ्यूल ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली क्या होती हैं, फ्लक्चुएट होती हैं, इनके दाम बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, तो इनको ऐड नहीं करते हैं हम लोग। फोकस की बात करते हैं तो 4 कोर एरियाज पे आपका ये बजट फोकस कर रहा है। कई बार सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस में ये बजट एरियाज पूछ ले जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास। फिर 5 स्कीम्स आपके लेके आए हैं पर्टिकुलर पीएम की बात करते हैं तो पैकेज ऑफ पीएम्स 5 स्कीम्स किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए और लोगों की स्किल को बढ़ाने के लिए 5 स्कीम्स हैं। इसमें कौन कौन सा है, उसमें क्या है, 5 साल के पीरियड में 4.1 करोड़ देने का वादा किया गया है। पहला है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, यानी जब आप पहली बार जॉब करने जा रहे हैं और आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की बात करते हैं, उसमें अगर आप रजिस्टर हो जा रहे हैं तो आपको 1 मंथ की सैलरी दी जाएगी 15,000 तक, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, ठीक है, पहली बार के लिए। दूसरा जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में अगर जॉब क्रिएट कर रहा है कोई एम्प्लॉयर, तो सरकार क्या करेंगी, इंसेंटिव देगी, ठीक है। किसको इंसेंटिव देगी, एम्प्लॉय को भी जो नौकरी कर रहा है और जो नौकरी दे रहा है उसको भी, किसमें, ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन में ना। ईपीएफओ बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए जैसे मतलब मान लीजिए 10,000 की सैलरी है आपकी, 2,000 आपने बेसिकली यहाँ पर जमा किया, 2,000 आपका जो आपको नौकरी दे रहा होता है वो जमा करता है, फिर सरकार इस पे इंटरेस्ट लगा के आपको वापस करती है, ठीक है। सो ये आपका होता है, तो दोनों के ही इसमें आपको सरकार इंसेंटिव देने वाली है। कब तक, पहले 4 ईयर तक। दूसरा सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, जो आपके एम्प्लॉयर्स होंगे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो एडिशनल एम्प्लॉय ऐड कर रहे होंगे, यानी मतलब मान लो उनके पास 10 की कैपेसिटी है, वो 12 उन्होंने 2 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा एडिशनल उन्होंने हायर किए हैं, बेसिकली जॉब निकाली है, तो उनको 3,000 प्रति महीने के हिसाब से 2 साल तक सरकार आपका रिम्बर्समेंट करने वाली है, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। दूसरा न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्किलिंग, अगर आप देखेंगे सरकार नई स्कीम लेके आई है स्किल के लिए, ठीक है। किसी के बेसिकली जो हम कहते हैं ना अलग स्किल, किसी को सिलाई करने का स्किल है, किसी को पर्टिकुलर मैकेनिकल कोई स्किल है, तो स्किल को अपग्रेड करने के लिए 20 लाख यूथ को बेसिकली ट्रेन करने की बात की जा रही है 5 साल के पीरियड में। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जिसको हब एंड स्पोक अरेंजमेंट में डेवलप किया जाएगा ना। दिस इज हब एंड स्पोक, ठीक है। सेंटर में मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली हब, यहाँ पर बहुत सारी जॉब है, ग्रेटर नोएडा, इसके आसपास की सिटीज डेवलप हो रही है, तो ये हब एंड स्पोक मॉडल पे लाया जाएगा। दूसरा इंटर्नशिप के लिए नई स्कीम लाई गई है, टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को 5 बेसिकली साल तक ये चीज प्रोवाइड करने की बात की गई है। अब हम आते हैं आपके 9 बजट प्रायोरिटीज, यानी 9 आपकी 9 प्राथमिकताएं दी गई हैं विकसित भारत के रूप में, वो 9 हम देख लेते हैं। एज इट इज क्वेश्चन इसका बन सकता है, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, खेती की, कृषि की बात की गई है। एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग जो हम पार्ट देख चुके हैं। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, अर्बन डेवलपमेंट में, यानी जो हमारा अर्बन एरिया है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। देन आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रायोरिटी एरिया है एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड सिक्योरिटी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको बेसिकली फोकस करना है। देन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स आने वाले, तो कुछ प्रायोरिटी एरियाज रखे हैं 9 प्रायोरिटी एरिया, इसको जरूर देखेगा। अब इसको बाइफरकेट करते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर की, इसमें लगभग 1.52 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स है उससे लिए।
109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटीज, यानी जो आप देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है ना, तो उसमें क्या किया गया है 109 जिस ऐसी क्रॉप्स को जो हाई यील्डिंग होती है, यानी जिसमें बहुत ज्यादा बेसिकली प्रोडक्शन हो सकता है, क्लाइमेट रेजिलेंट होती है, ऐसी क्रॉप्स को रखा जाएगा कि वहां पर आप क्या कर सके, पर्टिकुलरली अपने फार्मर्स उसको कल्टीवेट कर सकें। फिर आते हैं 1 करोड़ फार्मर्स को कंट्री में नेचुरल फार्मिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा आने वाले 2 सालों में। 10,000 जो आपके बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स हैं उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, यानी आप देख सकते हैं डिजिटल बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें आपके फार्मर्स और उनसे रिलेटेड जो लैंड्स होंगे उसका डेटा उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये आगे वाले 3 सालों में करना है। फिर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की बात करते हैं। एज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पैकेज 3 स्कीम लाए गए हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए, यानी जो आपका रोजगार होता है उससे जुड़े हुए इंसेंटिव आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले स्कीम फर्स्ट टाइमर जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक, जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग हम वो भी देख चुके हैं, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, तो ये 3 स्कीम्स हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं टू फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी जो भी आपका वर्क फोर्स होता है जहां पर आपके लोग काम करते हैं, उस वर्क फोर्स के दल में फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है, यानी जो औरतें हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर चीजें की गई हैं। जैसे उनके लिए हॉस्टल्स बनाया जाएगा, जो वर्किंग वुमेन है जो काम कर रही है उनके लिए अलग से हॉस्टल्स बनाया जाएगा, क्रेच बनाए जाएंगे जहां पर अपने बेबीज को रख सकती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के साथ में काम किया जाएगा। वुमेन स्पेसिफिक, यानी औरतों के लिए स्पेशलाइज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वहां पर स्किलिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे मेला वगैरह में, फेयर वगैरह में आप जाते होंगे, देखते होंगे कि बहुत सारे हैंडमेड आइटम्स बेच रहे होते हैं, वहां पर जो बेसिकली होती हैं, जो सेलर्स होते हैं वो लेडीज होती हैं, वुमेन होती हैं। वो क्यों? वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो बताती है कि यहाँ पर हमारे महिलाओं संगठन में महिलाएं उन्होंने ही बना रखा है, ठीक है, तो उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर स्किल डेवलपमेंट पे आते हैं। स्किल डेवलपमेंट नेक्स्ट है आत्मा, जो न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है स्किलिंग की, किसके अंदर में, प्राइम मिनिस्टर के पैकेज के अंदर में, उसमें 20 लाख यूथ को पर्टिकुलर स्किल प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले 5 सालों में। मॉडर्न स्किल लोन स्कीम की बात की जा रही है ताकि हम लोन को फैसिलिटेट कर सकें, लगभग 7.5 लाख तक का। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख का हायर एजुकेशन के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, एंड ये प्रोवाइड किया जाएगा यूथ को who have not been eligible for any benefit, यानी सरकार की स्कीम और पॉलिसी के तहत जिनको कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं हो रहा है, उनको ये असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट का पार्ट हो जा रहा है। नाउ थर्ड जो पार्ट है दैट इज इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है आपका, यानी ह्यूमन इंसान जो एज ए रिसोर्स की तरह काम करता है, उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे होना है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय कैसे मिलने वाला है। सबसे पहले इसके लिए एक स्कीम है दैट इज पूर्वोदय, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम के साथ में ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल नोड है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, गया में, टू बी डेवलप्ड अलॉन्ग द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब आप देखेंगे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, हमको उस चीज़ में नहीं जाना है कि बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई है, वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट। हम लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कौन कौन सी स्कीम कहाँ पर लाई गई है। तो गया को एज ए इंडस्ट्रियल नोड बनाया जा रहा है, किसके बीच में, अमृतसर से कोलकाता तक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके बीच में इसको बनाया जा रहा है, नाम पूर्वोदय रखा गया। पावर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, यानी लगभग 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा पीर पैनीती में, और ये आपको इसका कॉस्ट कितना आने वाला है, लगभग 21,400 करोड़ का। फिर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं। स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, किसके थ्रू, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसीज के थ्रू, जिसमें 15,000 करोड़ दिए जाएंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में। फिर इंडस्ट्रियल नोड एक और बनाया जाएगा आपका, कहां पर, कपूरथी में, और ये किसके अलॉन्ग आएगा, विशाखापट्टनम चेन्नई, यानी ऑलरेडी जो आपका आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, उसके बीच में एक और नोड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट सिटी को डेवलप किया जाएगा कि यहां पर भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। एंड अगर आप देखेंगे और वाकल में, जो हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर में आएगा, तो 2 चीजें याद रखिए आपकी, और वाकल और कपूरथी, एक आपका विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल आईसी में आएगा, दूसरा हैदराबाद बेंगलुरु, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं गया कहां पर आएगा, अमृतसर कोलकाता। तो एक बिहार में भी हो गया, आंध्र प्रदेश में। वुमेन लेड डेवलपमेंट होने वाला है, यानी 3 लाख करोड़ का आपका पूरा का पूरा एलोकेशन आया है स्कीम्स के लिए, जो वुमेन और गर्ल्स को बेनिफिट करेगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, ये बेसिकली किस लिए होगा, जो भी आपके ट्राइबल फैमिलीज हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी सामाजिक और वित्तीय उनकी डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लाया गया है। कहां पर, ऐसे विलेजेस में जहां पर मेनली आपकी ट्राइबल मेजोरिटी रहती है। एंड अगर आप देखेंगे तो जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, लगभग अगर आप देखेंगे 63,000 विलेजेस को इसमें कवर किया जा रहा है, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल आ जाएंगे। फिर आता है बैंक ब्रांचेस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर आप देखेंगे लगभग 9 ब्रांचेस सेटअप की जाएंगी, किसकी, IPPV की, ठीक है। और ये क्या होता है, वेट नाउ
सॉरी है ना, थोड़ा सा कुछ और इसमें एरर आ गई थी ना। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पे आते हैं, जो आपका 4th प्रायोरिटी सेक्टर है। क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी एमएसएमईज के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी बिना कोलेटरल के, बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के। यानी आपको कोई, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई लोन लेते हैं तो लोन के टाइम पे आपको पता है ना, आपको बहुत सारा वो देना पड़ता है, मीन्स यू नीड टू गिव द एश्योरेंस कि आपके पास कोई घर है, आपने गिरवी पे रखा है, एक तरीके से जिसको बोलते हैं, ठीक, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो ये सारी चीजें आपकी कोलेटरल की तरह काम करती है। तो यहाँ पर बिना किसी इसके आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक, किसके लिए, ताकि वो मशीनरी और इक्विपमेंट को खरीद सके। क्रेडिट सपोर्ट किया जाएगा एमएसएमईज को ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, यानी जब उनके पास किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल क्रंच वो फेस कर रहे होंगे तो उस टाइम पे उनको क्रेडिट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि एक नया मैकेनिज्म लाएं, फैसिलिटेट कर सके कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक क्रेडिट, उनको क्या मिले, बैंक क्रेडिट लगातार मिलते रहे, इसलिए पर्टिकुलरली आपके ऑफर्स लाए जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे नाउ। अब इसमें मुद्रा लोन्स लाए जाएंगे। द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स अंडर तरुण कैटेगरी, यानी जो आपकी लिमिट थी तरुण कैटेगरी के अंदर में, उसको एनहांस कर दिया गया है 20 लाख तक 10 लाख से। पहले 10 लाख थी, अब कितना कर दिया गया है, 20 लाख। ना मुद्रा लोन्स, क्योंकि यहाँ पर है तरुण कैटेगरी, तो आपको मुझे 3 ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है। होल्ड ऑन, अगेन इट्स नाउ। अगर आपको याद हो जब मुद्रा लोन्स आए थे तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ठीक है। वो 3 कैटेगरीज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिर देखते हैं एनहांस्ड स्कोप है फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन टीआरडीएस की बात करते हैं। टर्नओवर थ्रेशोल्ड ऑफ बायर्स फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑन द टीआरडीएस प्लेटफॉर्म टू बी रिड्यूस फ्रॉम 500 करोड़ टू 250 करोड़। यानी एक थ्रेशोल्ड रखा गया था कि अगर आप अपने गवर्नमेंट के इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 500 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए था, उसको रिड्यूस करके 250 कर दिया गया, ठीक। दूसरा, एमएसएमई यूनिट्स की बात करते हैं। फूड इरिडेशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन यूनिट्स को सेटअप करने के लिए एमएसएमई सेक्टर में, है ना। फूड को किस तरीके से आप बेसिकली बैक्टीरियल फ्री ऐसे कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी के लिए, सेफ्टी टेस्ट के लिए। फिर ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे, इसको सेटअप किया जाएगा पीपीपी मॉडल के तहत। ना पीपीपी मॉडल में क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट की पार्टनरशिप करी जाती है, ठीक है। सरकार किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ में पार्टनरशिप करके देन इसको सेटअप करेगी, किसके लिए, ताकि हम ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट हब, वहां से हम एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ा सके। और इसमें ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस हैं आपके, जो भी क्राफ्ट वगैरह करते हैं, वो बेसिकली अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बेच सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट पे। क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात करते हैं, इसको सेटअप किया जा रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका रिसाइकिल भी किया जाएगा, ठीक है। ओवरसीज एक्विजिशन किया जाएगा सीज में अगर आप देखते हैं, अब यहीं पर ओवरसीज की बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रही है, डीप डार्क ऑक्सीजन जिसको कह रहे हैं, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हालांकि मैं इसको आपको अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, बट फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए डार्क ऑक्सीजन एक्चुअल में है क्या। फिर देखते हैं ऑफशोर माइनिंग ऑफ मिनरल्स की, ठीक है। ऑक्शन किया जाएगा पहले ट्रांस में, यानी आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, तो इसके पास आपका जो वाटर एरिया होता है वहां पर माइनिंग के लिए पर्टिकुलर आपके जो एरियाज हैं उनको ऑक्शन किया जाएगा, उनकी नीलामी की जाएगी। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलरेडी हम अपने किस सेक्टर में देख चुके हैं, एग्रीकल्चर में देख चुके हैं। यहाँ पर क्रेडिट, ई कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ, जस्टिस, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सर्विस डिलीवरी, अर्बन गवर्नेंस, सब में आपका ये कंफर्म किया जाएगा, सब में आपकी ये डीपीआई को क्या किया जाएगा, बेसिकली यूटिलाइज किया जाएगा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, ताकि डिजिटली हम पूरा डेटा क्या कर सकें, स्टोर कर सकें अच्छे तरीके। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अर्बन डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, इसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे तो जो भी आपकी प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज लाएंगी, लगभग 14 लार्ज सिटीज की बात की जा रही है जिनकी 30 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां पर ऐसा फोकस किया जाएगा कि जो ट्रांजिट रिलेटेड है वैसा आपका डेवलपमेंट किया जाए। अर्बन हाउसिंग की बात करते हैं, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सेंट्रल असिस्टेंस कितना होगा, 2.2 लाख करोड़ का अगले आने वाले 5 सालों में। पीएम आवास योजना अर्बन 2 के तहत, इसमें पर्टिकुलर आपकी जो भी हाउसिंग नीड्स है, जो लोगों की घरों की जरूरतें हैं, उसको पूरा किया जाएगा। एंड ऐसा देखा जा रहा है 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज को ये घर प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्ट्रीट मार्केट की बात करते हैं तो नई स्कीम लाई गई है ताकि आप 100 वीकली हार्ट्स को क्या कर सके, वहां पर सेटअप कर सके। स्ट्रीट फूड हब जो होते हैं, हर साल उनको अगले आने वाले 5 सालों तक सिलेक्टेड सिटीज में उनको प्रमोट किया जाएगा ना, रोड के किनारे जो आपको बेसिकली दुकानें देखने को मिल जाती हैं। फिर एनर्जी सिक्योरिटी पे आते हैं, 6th प्रायोरिटी रीजन है। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करी जा रही है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाया जा रहा है ऑन एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टू बैलेंस इंपेरेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी, यानी आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, डेवलपमेंट भी करना है, विकास भी करना है, बट एनवायरमेंट को सस्टेनेबल तरीके से यूज करते हुए, ऐसा ना हो जाए एनवायरमेंट पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाए, तो नहीं, उसको सस्टेनेबिलिटी से यूज भी करना है।
पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी लाई जा रही है। किस तरीके से, ताकि जो भी आपके पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करके रखने के लिए, उसको बेसिकली और डेवलप किया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। भारत के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, ठीक, नई टेक्नोलॉजीज लाई जाएगी एंड भारत स्मॉल रिएक्टर्स को सेटअप किया जाएगा, ठीक। इसकी कैटेगरीज भी होती है, वो भी हम लोग देख लेंगे किस लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड बाकी रिएक्टर में क्या डिफरेंस होता है। फिर आते हैं एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स। एडवांस है, अल्ट्रा है, सुपर है, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स है, ठीक। ये ज्वाइंट वेंचर है एनटीपीसी का, बीएचईएल का, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का, ताकि हम 800 मेगावाट का फुल स्केल कमर्शियल प्लांट सेटअप कर सकें। एयूएचसी यानी एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसको यूज करते हुए, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा ना। नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, रोड मैप फॉर हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज, यानी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको अबेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उनका जो करंट पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे सिचुएशन है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, उसको इंडियन कार्बन मार्केट मोड में पुट कर दिया जाएगा, यानी जो इंडिया का कार्बन मार्केट मोड है उसमें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक, लगभग 111111 करोड़ यानी 3.4% जो जीडीपी का है वो उसमें लाया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स करिए 1.5 लाख करोड़ तक का लॉन्ग टर्म आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या होता है, जैसे आपकी सड़क हो गई तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं, इसका फेज 4 लॉन्च किया जाएगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। लगभग 25,000 जो आपके रूरल हैबिटेशंस है, आपके गांव दराज के इलाके हैं, उसको हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। इरिगेशन फ्लड मिटिगेशन है ना, इरिगेशन जो आपकी सिंचाई और जो बाढ़ आती है उसको कम करने के लिए, जैसे 11,500 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है किसको, कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को, ठीक, जो आपकी स्कीम है बिहार में। गवर्नमेंट ऊपर से अगर आप देखेंगे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को फ्लड के लिए, लैंडस्लाइड के लिए, बाकी प्रोजेक्ट के लिए, यानी वहां पर बाढ़ आते हैं, भूस्खलन होता है, उन सब के लिए इन 4 राज्य को क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। तो देखिएगा। फिर टूरिज्म की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर एंड राजगीर। तो इन पर्टिकुलर टेम्पल्स को, कॉरिडोर को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। असिस्टेंस दिया जाएगा टेम्पल, मॉन्यूमेंट, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप या बाकी जो प्रिस्टीन बीचेस है कहाँ के, उड़ीसा के, उनको डेवलप करने के लिए। तो ये चीजें कुछ देख लीजिएगा जो सरकार आपके इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज में लेके आ रही है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड आपका लाया जाएगा, किसके लिए, बेसिक रिसर्च के लिए। आपको कोई बेसिकली रिसर्च करनी है, प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट करना है, यानी आपको हो सकता है बड़ा कोई एक मतलब मिसाइल बनानी है, उसका छोटा प्रोटोटाइप डेवलप करना है। फाइनेंस पूल कितना होगा, 1 लाख करोड़ का, ताकि हम जो प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन है कमर्शियल स्केल पे उसको लेके आ सके, है ना, थोड़े बड़े स्तर पे कर सकें। स्पेस इकोनॉमी की बात करते हैं तो उस पर 1,000 करोड़ खर्च करने की बात की जा रही है स्पेस इकोनॉमी में, और कोशिश की जाएगी कि इसको 5 टाइम्स कर दिया जाए आने वाले 10 सालों में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रूरल लैंड रिलेटेड एक्शंस, यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो पहले हम पढ़ चुके हैं, भू आधार, सारे लैंड्स के लिए डेवलप किया जाएगा। डिजिटाइजेशन किया जाएगा कैडेस्ट्रल मैप्स का, ठीक है, जो आपके मैप्स होते हैं उनको डिजिटाइज कर दिया जाएगा। सर्वे किया जाएगा इन सब डिविजन्स का। फिर एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा लैंड रजिस्ट्री का, लिंकिंग टू द फार्मर्स रजिस्ट्री, और इसको फार्मर की रजिस्ट्री के साथ में फार्मर की रजिस्ट्रीज भी इसमें क्या कर दी जाएंगी, लिंक कर दी जाएंगी। फिर आते हैं अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस, लैंड रिकॉर्ड जो है अर्बन एरियाज में उसको भी डिजिटाइज किया जाएगा जीआईएस मैपिंग के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज टू लेबर, इंटीग्रेशन ऑफ ई श्रम पोर्टल विद अदर पोर्टल्स टू फैसिलिटेट वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी लेबर के लिए जो ई श्रम पोर्टल था उसको बाकी पोर्टल्स के साथ में लिंक कर दिया जाएगा ताकि एक स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस होगा रैपिडली चेंजिंग लेबर मार्केट के लिए, ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जो रिक्वायरमेंट है ना जॉब्स की वो चेंज होती चली जा रही है, तो इसलिए लोगों को स्किल करने की जरूरत है। तो लेबर मार्केट आपका चेंज हो रहा है, स्किल की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, जॉब के रेल चेंज होते चले जा रहे हैं। फिर मैकेनिज्म लेके आएंगे ताकि जो जॉब एस्पायरेंट्स एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स है उनको आपस में लिंक किया जाए। अब जैसे किसी को नौकरी चाहिए और किसी को नौकरी देनी है, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे इनको नौकरी मिलेगी और कैसे इनको नौकरी दे पाएंगे, तो दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आ रहे हैं। फिर आते हैं एनपीएस वात्सल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर माइनर्स के लिए पर्टिकुलर कंट्रीब्यूटरी स्कीम बनाई गई है एनपीएस वात्सल्य। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पूर्वोदय वगैरह जैसे ये मेन नाम आ रहे हैं, इसको तो एटलीस्ट ध्यान ही रखिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी में
ट्रेंड्स इन टैक्स रिसिप्ट, यानी सरकार को जो बेसिकली पैसा मिल रहा है उसमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नाउ यू कैन सी डायरेक्ट टैक्स जो सरकार रिसीव कर रही है उसमें लगातार आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट आपका सेम रहा है, ठीक है, जो एक्चुअल होता है। बजट एस्टिमेट रिवाइज और बजट एस्टिमेट्स की बात करते हैं। ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। ना इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जीएसटी आता है। बायोड बाय जीएसटी सक्सेस टैक्स स्ट्रक्चर टू बी सिंप्लीफाइड एंड रैशनलाइज्ड टू एक्सपैंड जीएसटी टू रिमेनिंग सेक्टर्स, यानी जो बचे हुए सेक्टर्स है जहां से जीएसटी नहीं ली जा रही है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए इन सेक्टर को भी इसमें क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी प्रपोजल्स, ठीक है। इसके बाद ना तो यहां पर क्या है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की बात करते हैं। 3 कैंसर ड्रग्स नेमली जिसका नाम क्या है, ट्रास्टुजुमैब डिरिक्सटिकैन, है ना, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है, ओसिमेरिटिनिब, ठीक है, एंड देन दुर्वालुमैब, ये बेसिकली एग्जेम्प्ट किए गए हैं कस्टम ड्यूटी से, यानी इन तीनों ड्रग्स को जो कैंसर को यूज करते हैं इसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जो चेंज हो रहा है बेसिक कस्टम ड्यूटी में, एक्सरे ट्यूब एंड फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स में यूज इन मेडिकल एक्सरे मशीन्स अंडर द फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, ठीक। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इन पे थी उसको भी क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट्स पे आपकी कस्टम ड्यूटीज को बेसिकली क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है या कम किया जा रहा है। फिर मोबाइल फोन एंड रिलेटेड पार्ट्स, जो बीसीडी और मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड जो सर्किट बोर्ड असेंबली होती है, पीसीबी जिसको कहा जाता है, मोबाइल चार्जर, उसको 15% रिड्यूस कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी आप देखिए कहां पर सरकार ने आपको रिलीफ दी है, जहां पर ये चीजें कम हो रही है उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। प्रीशियस मेटल्स की बात करते हैं, कस्टम ड्यूटीज गोल्ड सिल्वर पे इसको 6% तक रिड्यूस कर दिया गया है। दैट ऑन प्लैटिनम 6.4%, प्लैटिनम का कितना है 6.4%, यानी अगर आप चांदी और सोना खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। फिर बाकी मेटल्स की बात करते हैं, बीसीडी जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी फेरोनिकल पे रिमूव कर दिया गया है, ब्लिस्टर कॉपर पे रिमूव कर दिया गया है। फेरस स्क्रैप होता है, निकल कैथोड होता है, ठीक है, और उसके बाद कॉपर स्क्रैप पे बात करेंगे, इसको 2.5% कर दिया गया है। तो बहुत सारी आपके मटेरियल्स हैं जिसपे आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया, पूरी तरीके से एग्जाम कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इस पे बीसीडी को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। कंडीशंस है ऑन ऑक्सीजन फ्री कॉपर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेसिस्टर, यानी अगर आप रेसिस्टर बना रहे हैं, रेसिस्टर बेसिकली आपका सर्किट में यूज होता है, जहां पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो वहां पर अगर आप इस तरीके का कॉपर यूज कर रहे हैं जो ऑक्सीजन फ्री है तब बीसीडी रिमूव है। केमिकल पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट पे 7.5 से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है, ठीक है, हार्मफुल है। प्लास्टिक्स की बात करते हैं, पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स इंक्रीज कर दिया गया है 10 से 25%, यानी जो फ्लेक्स बैनर्स आप बनाते हैं वो भी क्या होने वाले, महंगे होने वाले। क्यों होने वाले, क्योंकि ये सारे हार्म करेंगे एनवायरमेंट पे, तो इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करके 10 से 15% कर दिया गया है, ठीक। और पीसीबी ऑफ स्पेसिफाइड टेलीकॉम इक्विपमेंट, कुछ स्पेसिफाइड टेलीकॉम इक्विपमेंट है उसमें ये बढ़ा दिया गया। ऑब्वियसली चीजें है ना, ट्रेड फैसिलिटी, अब जरूरत नहीं होती तो भी हम फोन चेंज कर लेते हैं ना, ये नया आया है वो क्या मतलब है। ट्रेड फैसिलिटेशन के मतलब की बात करते हैं, फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एविएशन एंड बोट एंड शिप, इसमें क्या किया गया है, टाइम पीरियड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 months to 1 year। अब डोमेस्टिक एविएशन को बढ़ाने के लिए, बोट एंड शिप इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था, जो इंपोर्ट किए गए थे रिपेयर के लिए, पहले 6 महीने का टाइम मिलता था, अब उसको एक साल कर दिया गया है। टाइम लिमिट री इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर्स अंडर वारंटी एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 to 5 years, यानी अब टाइम लिमिट थी जो री इंपोर्ट कर सकते थे हम गुड्स को फिर से रिपेयर करने के लिए। किसके लिए रिपेयर करते थे उसको, क्योंकि वारंटी में होते थे, उसको 3 से 5 साल कर दिया गया। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, 25 क्रिटिकल मिनरल्स को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया, यानी कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से हटा दिया गया है ना। देखिए थोड़ा सा सोच समझ के इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को लगाना हटाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर एनवायरमेंट को हार्म होगा। चलो वापस आते हैं, बीसीडी ऑन 2 क्रिटिकल मिनरल्स रिड्यूस, 2 क्रिटिकल मिनरल्स पे बीसीडी को रिड्यूस कर दिया गया है। सोलर एनर्जी की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल्स एग्जेप्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, जो कैपिटल गुड्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है सोलर सेल बनाने में पैनल, उसको भी कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया, यानी जो सोलर पैनल अभी तक आप अगर देख रहे थे तो उनका प्राइस भी रिड्यूस होने के चांसेस है। मरीन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे ब्रूड स्टॉक, पॉलीकेट वर्म्स, श्रिम्प, फिश, इस पे भी जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया गया है 5% तक। बहुत सारे इनपुट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ श्रिम्प, फिश फीड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, इनको भी क्या कर दिया गया है आपके कस्टम ड्यूटी से पार्ट, तो माइट बी दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी चीपर, है ना, सस्ते होने वाले। लेदर और टेक्सटाइल की बात करते हैं, रियल डाउन फिलिंग जो मटेरियल होता है डक और गूस से, उस पर रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद बीसीडी को और रिड्यूस किया गया, मिथाइलिन डाइफिनाइल डाइआइसोसाइनेट, इसका नाम ध्यान रखिएगा, मिथाइलिन डाइफिनाइल डाइआइसोसाइनेट, ठीक। किसके लिए, स्पैंडेक्स यान को प्रिपेयर करने के लिए, इस पे भी 7.5 से 5% रिड्यूस कर दिया गया है ना। तो ये वाला जो यान होगा, जो ये वाला फैब्रिक था, उसको पे भी जो प्राइसेस है उसके कम होने के चांसेस हैं। फिर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, एफर्ट्स टू सिंपली टैक्सेस, इंप्रूव टैक्स पेयर सर्विसेज, प्रोवाइड टैक्स सर्टेनिटी एंड रिड्यूस लिटिगेशन टू बी कंटिन्यूड। डायरेक्ट टैक्सेस का क्या होता है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश इनको की जाएगी, टैक्स पेयर की सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा ताकि हम क्या कर सके, जो लिटिगेशन होते हैं उसको कम कर सके। एनहांस रेवेन्यूज फॉर फंडिंग डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, आपके जो रेवेन्यूज होते हैं
फंडिंग डेवलपमेंट होते हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, उसको भी क्या किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा। 58% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम सिंप्लीफाइड टैक्स regime in fiscal year 2023, more than 2/3 taxpayers availed simplified tax regime for personal income tax in financial year 24। यानी जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स था, सिंप्लीफाइड टैक्स जो आपको देखने को मिल रहा था, उसमें 2/3 जो टैक्स पेयर्स है उन्होंने सिंप्लीफाइड टैक्स को अपनाना ज्यादा इजी समझा है ना, अपने टैक्स को फाइल करने के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये डायरेक्ट टैक्स के डेटा को भी दिखा रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट आते हैं सिंप्लीफिकेशन फॉर चैरिटीज एंड टीडीएस। 2 टैक्स एग्जेम्पशन रिजाइन्स फॉर चैरिटीज टू बी मर्ज्ड इनटू 1। यानी जो 2 टैक्स रिजीम दिए गए थे कि आप चैरिटी कर रहे हैं तो आपको टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा, उसको मर्ज करके एक में लाया जाएगा। फिर 5% टीडीएस रेट ऑन मेनी पेमेंट्स मर्ज्ड इनटू 2% टीडीएस रेट। यानी जो आपके 5% के टीडीएस रेट थे बहुत सारी पेमेंट्स पे, उसको मर्ज करके 2% पे ला दिया गया है। 20% का जो टीडीएस रेट था रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स। यानी अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स का जो रीपर्चेज होता था, ये यूटीआई विदड्रॉ की जाती थी, तो उसमें 20% का था, उसको पर्टिकुलर क्या कर दिया गया है, टीडीएस जो रेट था इसको पर्टिकुलर क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। फिर टीडीएस रेट की बात करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे, इसको भी 1 से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। डिले फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग स्टेटमेंट डीक्रिमिनलाइज्ड। यानी अगर आप देखेंगे तो पहले आपका जो टीडीएस था है ना, उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग थी, उसमें आपको डिले पेमेंट होता था तो आपको एक तरीके से कुछ ना कुछ पीनल एक्शन देखना पड़ता था, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, कोई पीनल एक्शन नहीं होगा। नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्री असेसमेंट। असेसमेंट कैन बी रीओपन बियॉन्ड 3 ईयर्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे 3 साल के बाद 5 साल तक आप अपने असेसमेंट को फिर से रीओपन कर सकते थे। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर ओनली। यानी जो आपका असेसमेंट ईयर था वहां से खत्म होने तक। इफ द एस्केप्ड इनकम इज 50 लाख और मोर, यानी जो आपका एस्केप्ड इनकम है 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो उसको फिर से आप ओपन कर सकते हैं। इन सर्च केसेस टाइम लिमिट रिड्यूस फ्रॉम 10 to 6 years बिफोर ईयर ऑफ सर्च। यानी सर्च के जो केसेस होते थे उसमें जो टाइम लिमिट थी उसको रिड्यूस करके 10 से 6 साल कर दिया गया। सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म जो गेन होते हैं ऑन सर्टेन फाइनेंशियल असेट टू अट्रैक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 20%। यानी जो आपके छोटे टर्म में, छोटे टाइम पे आपको ज्यादा गेन हो जा रहा है, फाइनेंशियल गेन हो जा रहा है, वहां पर 20% का टैक्स आएगा। लॉन्ग टर्म जो गेन होते हैं ऑल फाइनेंशियल नॉन, जैसे एफडी वगैरह हो गया, इसमें 12.5% का टैक्स है। एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन सर्टेन फाइनेंशियल असेट्स की बात करते हैं, इंक्रीज 1.2 लाख पर ईयर। यानी जो एग्जेम्पशन लिमिट थी कैपिटल गेन या कुछ और फाइनेंशियल असेट से आपको गेन हो रहा है तो उसको इंक्रीज करके 1.25 लाख, यानी इतने लाख तक अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो कोई टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। टैक्स पेयर की सर्विसेज की बात करते हैं, ऑल रिमेनिंग सर्विसेज ऑफ कस्टम्स एंड इनकम टैक्स इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन एंड ऑर्डर गिविंग इफेक्ट टू अपीलेट ऑर्डर्स टू बी डिजिटलाइज्ड ओवर द नेक्स्ट 2 years। यानी जितनी भी आपको पर्टिकुलर देखने को मिल रहा था जो सर्विसेज से कस्टम इनकम टैक्स वगैरह की, उसको डिजिटाइज किया जाएगा आने वाले 2 सालों में। लिटिगेशन अपील्स की बात करते हैं, विवाद से विश्वास स्कीम 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट होते थे, अपील में पड़े रहते थे, तो उसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। मॉनिटरी लिमिट्स की बात करते हैं फॉर फाइलिंग डायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स रिलेटेड अपील्स इन टैक्स ट्राइब्यूनल। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज टू 60 लाख 2 करोड़ 5 करोड़। यानी जो मॉनिटरी लिमिट होती थी कि आप अपने डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज या सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो अपील डाल सकते हैं, कहां पर, टैक्स के ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इसको इंक्रीज कर दिया गया। यानी टैक्स ट्राइब्यूनल के लिए 60 लाख, हाई कोर्ट के लिए 2 करोड़ एंड 5 करोड़ के ऊपर वाले केसेस सुप्रीम कोर्ट में। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट में, होल्ड ऑन, लेट मी मूव ना। अब सेफ हार्बर आप देख सकते हैं, रूल्स एक्सपैंडेड टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो जो भी आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात होती है उसमें लिटिगेशन को कम करने के लिए सेफ हार्बर रूल्स को एक्सपैंड किया गया है। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एंजल टैक्स लाया गया है फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स एबॉलिश टू बोल्स्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम। यानी जितने भी आपके इन्वेस्टर्स के सारे क्लासेस होते हैं उनके लिए एंजल टैक्स लाया गया है। ठीक, अबॉलिश कर दिया जाएगा ताकि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज्यादा बेसिकली क्या कर सकें, सपोर्ट कर सके। सिंपल टैक्स रिजीम लाई गई है फॉरेन शिपिंग कंपनीज के लिए जो डोमेस्टिक क्रूजेस में क्या करते हैं, पर्टिकुलरली काम करते हैं, और इससे हम अपने डोमेस्टिक टूरिज्म को क्या कर सकेंगे, प्रमोट कर सकेंगे। सेफ हार्बर जो रेट्स है फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज के लिए, सेलिंग रॉ डायमंड्स इन द कंट्री, ये भी आप देख सकते हैं। फिर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है किस पे, फॉरेन कंपनीज पे रिड्यूस कर देंगे 40 से 35% तक। डीपनिंग टैक्स बेस, यानी जो टैक्स बेस होता है, कितने लोग टैक्स आपका दे रहे हैं, उसको डीप करने की बात हो जा रही है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर्स एंड ओपिनियंस ऑफ सिक्योरिटीज इंक्रीज्ड टू 0.02% एंड 0.1% रिस्पेक्टिवली। यानी अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग वगैरह की बात करें तो जो आपका एसटीटी होता था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता था फ्यूचर्स पे एंड ऑप्शंस ऑफ सिक्योरिटी, उसको 0.02 से 0.1% बढ़ा दिया गया। इनकम रिसीव्ड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट टू बी टैक्स्ड। यानी अब जो बायबैक होते थे शेयर्स के, जो रेसिपिएंट के हाथ में आते थे पैसे एक बेनिफिट के रूप में, वो भी आपके टैक्स किए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स एनपीएस टू बी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 14% ऑफ द एम्प्लॉयर सैलरी।
सैलरी, यानी जो भी आपका डिडक्शन एक्सपेंडिचर का एम्प्लॉयज का किसकी तरफ, नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ, उसको 10 से 14% कर दिया गया है एम्प्लॉयज की सैलरीज पे। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ स्मॉल मूवेबल फॉरेन असेट्स अप टू 20 लाख डीपेनलाइज, यानी अगर आप छोटे जो इमूवेबल फॉरेन स्मॉल मूवेबल जो फॉरेन असेट्स होते हैं, ठीक है, मूवेबल जो मूव कर सकते हैं 20 लाख तक का है तो उसको डीपेनलाइज कर दिया, यानी अगर आप रिपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आपको किसी तरीके से पेनलाइज नहीं किया जाएगा। अदर मेजर प्रपोजल इन फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 2% विद्रॉन, यानी जो इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी 2% की विद्रॉ कर दी गई है। चेंजेस इन पर्सनल इनकम टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिजीम, अब देखिए आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, नहीं जो लोग टैक्स भरते हैं अगर भरना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। नाउ इसमें क्या चेंजेस है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज इंक्रीज फ्रॉम 50 से 75,000, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स एनहांस फ्रॉम 50,000 टू 25,000, जो पेंशनर्स होती थी, फैमिली पेंशन होती थी, उसको 50,000 से 25,000 तक का डिडक्शन दे दिया गया है। रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर 0 से 3 तक कोई आपको टैक्स नहीं देना है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% का, 7 से 10 तक 10% का, फिर उसके बाद देख सकते हैं 10 से 12 15%, 12 से 15 20% एंड अबव 15 लाख 30% का है। तो ये नया टैक्स रिजीम आपको देखने को मिल रहा है। सैलरीड एम्प्लॉय इन द न्यू टैक्स रिजीम स्टैंड्स टू सेव अप टू 17,500 इन इनकम टैक्स, यानी जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं नए टैक्स रिजीम में अगर वो कर रहे हैं स्टैंड तो लगभग 17,500 का उनको सेव करने को मिल जाएगा इनकम टैक्स के पार्ट में। सो दिस इज रिगार्डिंग होल अबाउट द इंडियन बजट जो सेंट्रल का कल आया है। इन केस अगर आपको किसी और चीज की कोई और जरूरत है या कुछ चीज समझ में नहीं आई है, बहुत सारे टर्म्स उसमें नए देखने को मिल रहे हैं, वो हम अपने स्टैटिक का बेसिकली जो अपने और लेक्चर्स कवर करेंगे उसमें देख लेंगे। और अगर आपको कोई और असिस्टेंस चाहिए, कोई और लेक्चर चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।